नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। चुनाव के बाद अब तेल की रफ्तार तेज हो चुकी है। जी हां, पिछले 2 महीने में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान करीब 2 महीने तक पेट्रोल डीजल के दाम में जनता को थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही थी, लेकिन अब चुनाव खत्म होते ही तेल कंपनियों ने एक बार फिर से दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल जहां 15 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, तो वहीं डीजल भी 18 पैसे प्रति लीटर को वहां पर बढ़त देखने को मिली है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इसके बाद सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़त की है। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस बढ़त के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए और 55 पैसे प्रति लीटर हो चुका है, तो वहीं डीजल की अगर हम बात करें तो 80 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। इसी तरीके से मुंबई में पेट्रोल 96 रुपए 95 पैसे हो चुका है, तो वहीं डीजल की अगर बात करें तो 87 रुपए 98 पैसे हो चुका है। चेन्नई में पेट्रोल की अगर हम बात करें तो 92 रुपए 55 पैसे हो चुका है। डीजल 85 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर है। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि और भी राज्यों में लगातार इसी तरीके से रेट में बढ़त देखने को मिली है। आपको यह भी बताते चले कि इससे पहले बीते 27 फरवरी को पेट्रोल 24 पैसे तो डीजल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। 27 फरवरी से पहले भी लगातार दाम बढ़ रहे थे, जिसे लेकर काफी प्रदर्शन देखने को मिले थे। विपक्ष लगातार उस पूरे मामले को लेकर घेरता नजर आया था, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही तेल के दाम स्थिर हो गए। मोदी सरकार ने तो यहां तक कह दिया था कि कीमतें उनके हाथ में नहीं है। तो अब क्या जानबूझ करके ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या जानबूझ करके अब केंद्र सरकार चुनाव के बाद में अब इस तरीके से तेल के दाम बढ़ाने में लग गई है? तो आपको बता दें कि कई राज्यों के अंदर इस तरह की स्थिति है। इससे पहले की अगर हम बात करें 27 फरवरी को चुनाव से पहले दामों में कुछ बढ़त देखने को मिली थी। उस दौरान काफी सियासत भी देखने को मिली थी। कांग्रेस लगातार पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि नतीजे आने के बाद एक बार फिर से ये बढ़त शुरू हो चुकी है और इसको लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या सिर्फ चुनावों में ही राहत मिलेगी? क्या जानबूझ करके केंद्र सरकार के द्वारा दामों को स्थिर किया गया था? और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रमन मलिक जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं हमारे साथ केवल ढींगरा जी जुड़े हैं, कांग्रेस से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मलिक साहब, पहले रुख में आपका करना चाहूंगा। जब तक चुनाव की प्रक्रिया चलती रही, मतदान होते रहे, कहीं पर कोई भी रेट में बढ़त नहीं देखने को मिली, लेकिन नतीजों के एक दिन बाद ही साहब, मेरे को आज बहुत बुरा लग रहा है कि आज हम ये बात कर रहे हैं कि जो एक नॉर्मल प्रक्रिया है तेल कंपनियों की, वो अपनी कर रही हैं, उतार चढ़ाव चलते हैं, और ये कोई हमने प्रक्रिया नहीं बनाई। हमारे सत्ता में आने से पहले ये प्रक्रिया थी। लेकिन आज मेरे को शर्म इसलिए आ रही है कि लोकतंत्र की हत्या की दुहाई देने वाला मीडिया और उस मीडिया के साथ विपक्ष के लोग आज यहाँ बैठे चुप बैठे हैं, और वहां बंगाल के अंदर नरसंहार हो रहा है लोगों का, इसलिए क्योंकि उन्होंने राजनीतिक तौर पे किसी एक पक्ष की मुखालफत करी या उनके लिए वोट मांगे। आज क्यों लोकतंत्र की दुहाई देने वाले सब के सब चुप बैठे हैं? सबके मुंह में दही जम गई है। अगर यही हाल हमने सत्ता में आने के बाद हरियाणा में करा होता, ढींगरा साहब मैं आज आपसे बात करता हूं, क्या ये उचित रहा? क्या ये उचित है लोकतंत्र धाराओं में? क्या ये उचित बात है लोकतंत्र की प्रक्रिया की? इसलिए क्योंकि केवल ढींगरा कांग्रेस के समर्थक हैं या कांग्रेस के नेता हैं, उनके ऊपर आगजनी करी जाए, उनको मारा जाए, उनके परिवार के ऊपर कुछ फेंका जाए, उनके घरों पे पत्थर फेंके जाए? क्या कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई जब देती है तो क्या ये बर्दाश्त करेगी कांग्रेस? मैं आज आपसे पूछता हूं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पत्र और प्रवक्ता होते हुए, क्या आज हम लोकतंत्र की हत्या इस प्रकार से होने? किसी भी इलेक्शन में कांग्रेस और हमारा कोई जोड़ नहीं है। हमने एक दूसरे के खिलाफ, विचारधाराओं के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है और पुरजोर तरीके से लड़ा है। क्या हम दोनों ने कभी भी, कांग्रेस ने या बीजेपी ने, इस प्रकार से एक दूसरे के कार्यकर्ताओं के ऊपर आगजनी करी, मारपीट करी, उनका बलात्कार करा? क्या कांग्रेस आज भी चुप बैठी रहेगी क्योंकि ये बीजेपी के
कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रहा है। नहीं देखिए रमन मलिक जी, आपका पहला कमेंट है, मैं बीच में टोकना नहीं चाह रहा, मैं नहीं चाह रहा था कि आपको बीच में रोकूं इस तरीके से। आप सवाल उठा रहे हैं, अच्छी बात है, और सवाल उठने चाहिए, और हमने लगातार इसको लेकर तमाम जो कवरेज है वो दिखाई भी है। बीते रोज हमने चर्चा भी की है सर, इससे टीएमसी से जवाब भी मांगे गए हैं, उसको लेकर काफी चर्चा हो चुकी है। आप पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे हैं मलिक साहब। नहीं मलिक साहब, एक छोटी सी बात है, आप मलिक साहब एक छोटी सी बात है, आप पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, आप ये जिक्र क्यों नहीं कर रहे कि कोरोना काल में आप रेट बढ़ा करके और लोगों की परेशानी खड़ी कर रहे हैं। जो एम्बुलेंस में जिसमें पेट्रोल डलना था, डीजल डलना था, उसमें आप रेट बढ़ा करके उसकी और रफ्तार को धीमा करने का काम कर रहे हैं। उन गाड़ियों में जिसमें ऑक्सीजन जा रही है उसमें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा करके आप रफ्तार उसका कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मलिक साहब मैं मजबूरी में आपको रोकना पड़ रहा है, मलिक साहब मजबूरी में आपको रोकना पड़ रहा है, बात ऐसे कर रहे हैं। लेकिन नहीं, केवल ढींगरा साहब से मैं कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद मलिक साहब आपकी बात। केवल ढींगरा साहब, रेट बढ़े हैं, चुनाव खत्म होते ही कोरोना काल में क्या कहेंगे सर? देखिए इन्होंने, मलिक साहब ने पश्चिम बंगाल का मुद्दा उठा दिया। मैं हमारी जो डिबेट का मुद्दा है वो पेट्रोल डीजल इशू है। पहले तो हमें मुद्दे पे रहना चाहिए। जो वहां पे इश्यूज हुए हैं, जो पश्चिम बंगाल में हुए हैं, वो एक जांच के विषय हैं। जांच जो सरकार बनेगी वो जांच करेगी वहां पे, और जांच में जो पाया जाएगा उसके हिसाब से फैसला होगा। मलिक साहब आप गुस्सा मत माने, आप इसको धीरे से रखें। जो कोई गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपकी मांग भी है, मेरी मांग भी है, लेकिन सिर्फ जांच का विषय है। लेकिन मैं पेट्रोल डीजल चाहता हूँ, वीडियो है, एक मिनट ढींगरा साहब, अगर ये साबित नहीं होता मलिक साहब, वो शर्मनाक है, वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात है, उसको लेकर जांच होनी चाहिए। वो बातें हो रही हैं सर, बात पेट्रोल डीजल की, हम आपको हमारे साथ चर्चा इस बात पे हो रही कि पेट्रोल डीजल के दाम आप कोरोना काल में भी नहीं छोड़ रहे। आपने जब तक चुनाव होते रहे, आपकी सहूलियत आपको नजर आती रही, तब तक आपने रेट में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की। मलिक साहब, रमन मलिक नहीं साहब, आज मैं नहीं रुकूंगा। नहीं मलिक साहब, एक कमेंट तो उनका पूरा हो जाए, ढींगरा साहब का एक कमेंट तो पूरा हो जाने दीजिए सर, उसके बाद आप मत रुकिएगा, मैं रुक आप ही का करूंगा। वो शर्मनाक है, यकीनन है, यकीनन शर्मनाक है मलिक साहब, वो यकीनन शर्मनाक है। लेकिन बीजेपी के लोग कोरोना काल में रफ्तार बढ़ाने की बजाय आप रफ्तार कम करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के नहीं मलिक साहब, ढींगरा साहब कमेंट आप पूरा कीजिए पहले। देखिए मलिक साहब, ये जांच का विषय है, जांच पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल को आपके ही लोग निकल आए उसके अंदर। ये इसको छोड़ दीजिए। बात ये है, पेट्रोल और डीजल पे आए हम। बात ये है कि इतने दिन इलेक्शन के दौरान हमारे एक मिनट सुनिए ना, अरे शर्म करो, कई लोग भी निकल सकते हैं। यही काम जांच का विषय है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ फिर क्या करोगे? मलिक साहब, जांच का विषय है, जांच का विषय है। एक बार बोल दीजिए, आप जांच का विषय गलत हुआ है, बोल दीजिए आप भी ढींगरा साहब कि गलत हुआ है, शर्मनाक हुआ है। तो गलत ही है, जांच का विषय तभी होता है जब गलत होता है। एक मिनट मलिक साहब सुन लीजिए, अगर वहां पे कुछ गलत हो रहा है इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी, जब वहां पे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छेड़ा गया, उस समय भी आपको रुकना चाहिए था। उधर मत जाइए, बस ये है कि शर्मनाक है, उस समय भी रुकना चाहिए शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में, सीधी बात है। दंगा बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय भी रुकना चाहिए था। इस समय आपके लोग भी इस तरह से वहां पे कर रहे थे, तब भी रुकना चाहिए था। लेकिन मैं इस चीज के पक्ष में नहीं हूँ। मैं आपको फिर कहता हूँ कि इस मामले में बातचीत बंद करके हमें पेट्रोल डीजल का जो विषय है, चैनल ने जो विषय उठाया उसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। बहुत अच्छे, इसके लिए जांच का विषय है, सरकार को करना चाहिए। लोग मरे, लोकतंत्र की हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए लोकतंत्र का, आप बोलो खैर उसको छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ आज विषय जिसका है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? विषय गलत अभी है, वो उसको जांच का विषय है, उसके ऊपर जब डिबेट करेंगे तो उसके ऊपर भी बोलेंगे। लेकिन लोगों की हत्या हो रही है उसमें मलिक साहब, जिस समय उस विषय पे बात करेंगे मैं उस विषय पे भी बोलूंगा। लेकिन आज विषय की बात कहाँ हो रही है? रमन मलिक जी, चैनल का विषय नहीं ऐसा नहीं होता है, आपकी बात ठीक है, आपको चर्चा करनी उस मुद्दे पर, हम टीएमसी के साथियों के साथ में आएंगे, तब आपके साथ चर्चा करेंगे, कांग्रेस के साथी भी होंगे, राजनीतिक विश्लेषक भी होंगे। लेकिन सर आज मुद्दा यह है कि कोरोना काल में भी आप रेट बढ़ा रहे हैं। जब तक चुनाव चले आपने रेट नहीं बढ़ाए, और तब तक आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चलते रहे। लेकिन एक दिन बाद ही नतीजों के, एक दिन बाद ही जनता के ऊपर आपने भार रख दिया, वो भी कोरोना काल में। कोरोना काल में सर है कांग्रेस वाले जी, तो क्या उनका लोकतंत्र के बलात्कार पे, लोकतंत्र की हत्या पे क्या उनका शर्मनाक बोल दिया? सर आप क्या चाहते हैं? उन्होंने शर्मनाक बोला है, जांच की बात कह रहे हैं।
आप चाहते क्या करें मलिक उसके साहब? खिलाफ। जब लोकतंत्र ही खतरे में आ जाएगा तो ये क्या करेंगे? इनके कार्यकर्ता भी हैं वहां पे, या तो ये बोले कि इनकी साठगांठ टीएमसी के साथ और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने सारा अपना वोटर बेस शिफ्ट कर दिया। ऐसा तो नहीं है ना साहब। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, डिबेट को चेंज क्यों कर रहे हो आप? मारा जाएगा और आप डिबेट को चेंज क्यों कर रहे हो? पेट्रोल डीजल पे क्यों नहीं रहने दे रहे? भी हो तो फिर उनको क्यों परेशानी होगी? इन्होंने 15 साल से 15 देशों के अंदर जो पेट्रोल और डीजल है वो कम रेट में बेच रहे हैं हम भारत में, और ज्यादा रेट पे 180% नहीं ज्यादा लगा के भारत में बेचा जा रहा है। उसके ऊपर बात क्यों नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है नरसंहार से? आज डिबेट का विषय नहीं है। मलिक साहब वो शर्मनाक बता रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है मलिक साहब वो शर्मनाक बता रहे हैं, डिबेट का विषय नहीं है की वो बात कर रहे हैं सर। आप सर इस बात पे क्यों नहीं आते कि कोरोना काल में जो रफ्तार आपको बढ़ाने का काम करना चाहिए था, आप पेट्रोल के रेट बढ़ा करके, डीजल के रेट बढ़ा करके एम्बुलेंस को दिमाग कर रहे हैं, जो लोगों की जान बचाने का काम कर रही है, वो ऑक्सीजन जो ट्रक जा रहे हैं, ऑक्सीजन किसमें जा रही है, आप उनकी रफ्तार कम करने का काम कर रहे हैं सर। सरकार के भी घूम रहे हैं, सरकार के नियंत्रण में घूम रहे हैं, सरकार उसको डीजल भी भरवा रही है, 200% टैक्स क्यों लगाया है देश पे ऊपर? नहीं घूम रहे, 90% देश के ऊपर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 200% से ज्यादा टैक्स क्यों लगा रखा है? की घूम रही है, जो भी वायुसेना लग रही है, हवाई जहाज लग रहे हैं, सरकार कर रही है, उसमें किसी को 99% काम सरकार कर रही है। 200% मेरे को सिर्फ आज ये बताइए कि लोकतंत्र के लिए आपकी क्या जिम्मेवारी है? मलिक साहब 200% पेट्रोल डीजल पे टैक्स क्यों लगा रखा है? उस विषय में क्यों नहीं बोलते? मलिक साहब आप ऑक्सीजन के टैंकर को लेके कह रहे हैं, ठीक है ऑक्सीजन के टैंकर ज्यादा सारे के सारे सरकार के हैं, ठीक है, लेकिन जो एम्बुलेंस चल रही है सर, जो एम्बुलेंस चल रही है सर, उनका क्या? आप मेरी बात सुने, मलिक साहब को इस बात से पहले चुप कराए, पर बंगाल का विषय नहीं है। मेरा आपसे ये आज पेट्रोल डीजल का विषय है, उसी के ऊपर आए। इतने पैसे ले रही हैं, क्या उनको 10-15 पैसे से फर्क पड़ता है? देखिए सर, ये तो मलिक साहब बहुत, मुझे लगता है कि ये हल्की बात है रमन मलिक साहब। ऐसे वक्त में जब जरूरत है, जब लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में जो तमाम चीजों की इस्तेमाल की जाने वाली चीजों से आप वहां से टैक्स हटाइए, आप दूसरी चीज पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर आप रेट बढ़ा रहे हैं। आपके सहयोगी पार्टी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पत्र लिख के, एक मिनट सर, जी सर जी, 5 किलोमीटर के 10,000 रुपए पर्ची है बकायदा, मैंने ट्वीट भी करी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब सरकार ऐसे लोगों को पीछे भी पड़ रही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इन ऐसे लोग जो 4 किलोमीटर के 10,000 रुपए ले रहे हैं, इनको 15 पैसे से फर्क पड़ेगा? ठीक ढींगरा साहब, 15 पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो लोग 5 से 10,000 रुपए ले रहे हैं। देखिए, असल में ये है कि वो 10,000 खत्म हो गया लोगों का। इस समय कोरोना काल के अंदर सारे लॉकडाउन देश के अंदर लग रहे हैं, सारी जगह काम बंद हो चुके हैं, लोग पैसे से मोहताज हो चुके हैं, उनकी गाड़ियां घरों के अंदर बंद हो चुकी हैं, खड़ी हो चुकी हैं। आज जो है बहुत देश के बुरे हालात है। मलिक साहब, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। सिर्फ जरूरी लोग निकल रहे हैं सर, जिनके परिजन हॉस्पिटलों में हैं। देखिए जी, देश की स्थिति बहुत जर्जर है, किसी के पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, उसके ऊपर आप कोई अगर घर से बाहर आदमी निकले तो उसको 200% पैसे के पीछे तो आप की डिबेट हो, लेकिन आज जो सबसे बड़ा विषय है कि लोकतंत्र के अंदर अगर ये स्थापित हो जाता है कि आप अगर कोई चुनाव जीत जाए तो आप अपने प्रतिद्वंदी को, अपने दूसरे प्रतिद्वंदियों को, उनके कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को काटना मारना जायज हो जाए। मलिक साहब वो भी गलत है, मलिक साहब वो भी गलत है, और इसी को लेकर आज शाम को 5 बजे सर मैं आपके साथ फिर से चर्चा करेंगे, हम आपके साथ और भी सहयोगी होंगे, हमारे साथी और भी लोग होंगे, और इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। आप जो लगातार पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटे से हमें ब्रेक पर जाना होगा, और ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। गुरु तेग बहादुर सिमरिए
औरंगजेब दे वल्लों हिंदू धर्म दे लोकां दे उपर अत्याचार कीता जा रहा सी। तेग बहादुर महाराज जी दे चरनां दे विच कश्मीरी पंडित पहुंचे, आ करके फरियाद की। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने दिलासा दिता कि जा करके तुसी औरंगजेब नूं कह देवो कि साडा गुरु तेग बहादुर जी है, उन्हां नूं अपने धर्म विच तब्दील कर लवोगे ते असीं सारे ही इस्लाम धर्म नूं कबूल कर लवांगे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे गिरफ्तारी दे वारंट जारी कीते। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने हिंदू धर्म की रखिया दे लई दिल्ली चांदनी चौक के अंदर बलिदान दिता। गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे बाबत ये कहा जाता, गुरु तेग बहादुर महाराज जी हिंद दी चादर ने। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम में अब बढ़त हुई है, उसको लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। और ऐसे में इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मलिक साहब, मैं रुख आपका करना चाह रहा हूं, और ये पश्चिम बंगाल का जो विषय है, हम यकीन इसको लेकर और गंभीरता से चर्चा करेंगे। आप जरूर शामिल होइएगा। बीते रोज भी हमने चर्चा की थी, लेकिन सर सवाल यह है कि ऐसे में जिनके परिजन सर अभी अस्पतालों में है, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी मदद हो सके। वो एम्बुलेंस, आपकी सरकारी एम्बुलेंस चल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सर प्राइवेट चल रही है, और उससे कहीं ज्यादा लोग अपने लेवल पर मदद कर रहे हैं। हम वो भोपाल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि एक कैसे ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करके लोगों की मदद कर रहा है। उनके बारे में सोचिए सर। 15 पैसे आपके लिए मामूली बढ़त होगी सर, लेकिन इसका कितना असर पड़ेगा वो भी देखिए। मलिक साहब, कम भी होते हैं, ज्यादा भी होते हैं, और जो वैल्यूएशन पेट्रोल की है वो तेल कंपनियां करती हैं। ये कांग्रेस के समय में से शुरू हो चुका हुआ था, कोई हमने नई प्रथा नहीं शुरू करी। लेकिन मैं फिर भी ये बात बोलूंगा कि 99% जो ट्रांसपोर्टेशन इस समय, चाहे वो ऑक्सीजन का है, सप्लाईज का है, वो सारा सरकार, मोस्टली केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकारों के माध्यम से हो रहा है। अब बात आती है 15 पैसे की जो इंक्रीज की आप बात कर रहे हैं, ये प्राइस वेरिएशन आती रहेगी, फ्लक्चुएशन है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। और जहां तक आप टैक्स की बात करते हैं, वो टैक्स का जो पैसा है वो ही पैसा लोगों के काम में आता है। हम कोई अपने जागीरें नहीं बनाते, ना हम कोई नेशनल हेराल्ड करते हैं। लेकिन मैं बात वापस लेकर आऊंगा कि हम लोकतंत्र में आज हत्याएं जो हो रही हैं उसके ऊपर मूक दर्शक बन के कैसे बैठे रहे। नहीं सर, वो मैं आपसे ये पूछता हूँ, एक में इसलिए कि आप एक सरकार का विरोध करें। आप एक पत्रकार हैं, आपने अपने मनसा से, अपनी बुद्धि से, विवेक से अपने आप चीज को समझा, परिस्थिति को समझा। उस समझने के बाद आपने एक रिपोर्ट फाइल करी, वो रिपोर्ट आपने चलाई। इसलिए क्योंकि आपने वो रिपोर्ट चलाई, मैं राजनीतिक व्यक्ति किसी वजह से आपसे द्वेष खा लूं और आपके ऊपर मार पिटाई, आपके घर के अंदर पत्थर फेंकने शुरू कर दूं, आपकी दुकान जला दूं, लूट लूं, अगर इस प्रकार का माहौल बन जाएगा तो क्या आप उसको पत्रकारिता वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र भी वैसे ही आज खतरे में है। अगर इस प्रकार की प्रक्रियाएं चलती रही और आप, मैं या ढींगरा साहब जैसे लोग चुप बैठे रहे कि लोकतंत्र में एक दूसरे का विरोध करना या राजनीति में एक दूसरे का विरोध करने का मतलब ये बन जाए कि आपकी बहन बेटियों का बलात्कार हो, उनको मारा जाए, उनके घर जलाए जाए, उन समर्थकों को काटा जाए, उनके ऊपर तेज धार से, तलवारों से, चाकुओं से काटा जाए, उनके गले रौंदे जाएं। हमने चुनाव से पहले भी ये देखा, लेकिन ये आशा नहीं थी कि चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने से पहले दोबारा से इस प्रकार से वेंजेंस के साथ काम करा जाए। और कहीं ना कहीं वहां के शीर्ष नेतृत्व का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनका आदेश है। और ऐसी सरकार के साथ आप ये लगता है कि वो जांच करेगी, वो किसी को दोषी पाएगी? किसी को नहीं पाएगी। और ढींगरा साहब, अगर ऐसा ही है ना, तो मैं आज आपको गारंटी एक चीज पूछता हूं कि अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता की जगह एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के कारण सोचें और ये सोचें कि अगर हरियाणा में चुनाव जीतने के बाद हमने इस प्रकार के कुकृत्य करे होते
तो आज आपकी क्या हालत होती और कैसा आपको लगता? नहीं सर, दूसरे को बात बनाने से बात पहले नहीं ये बनती है। सोचो, देखिए कोई किसी भी हो, और जो राजनीतिक गलत है दल वो गलत है, जो गलत है वो गलत है मलिक साहब। राजनीतिक दल, लेकिन मेरा सवाल सुनिए, सर, मैं फिर से पेट्रोल डीजल पे आऊंगा और सवाल ये होगा कि जब तक चुनाव चलते रहे, जब तक वोटिंग होती रही, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, आसाम में हो या उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव चल रहे हैं पांचों राज्यों में कहीं पर भी, तब तक आखिरकार रेट में क्यों बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन नतीजों के एक दिन बाद बढ़ जाते हैं। सवाल इस पर उठ रहा है सर। जी आप मेरे को ये बताइए आज के दिन कि आप ये बोल रहे हैं और एकमात्र भाजपा है, चाहे वो दीनदयाल जी उपाध्याय थे, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन दोनों की भी रहस्यमय मृत्यु हुई। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर इस तरीके का प्रताड़ना हो, इस तरीके की का काम हो, हम चुप बैठे रहे? क्यों चुप बैठे रहे? क्या हम सामाजिक जीवन में आए हैं? लोग जो हमारे भाजपा के समर्थक हैं या भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कोई पाप करा है सामाजिक जीवन में आके? क्या हम ये कर लें कि हाँ वो मर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ भी कहते बात करते रहे? नहीं साहब, आज किसी भी जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि वो इस तरीके से कार्यकर्ता मर रहे हो और वो छोड़ दे। आलोचना कर दी उसकी, शर्मनाक उन्होंने उसको बताया है। नहीं सही है आपका, नहीं ठीक है मलिक साहब, मैं फिर से कोशिश यही कर रहा हूं, हम वहां ना जाएं, उसको लेकर शाम को विषय रखा है, विषय शाम को रखा है, आप जरूर अपने पूरे जो तथ्य उनको रखना हमारे सर, आप पूरी बात अपनी शाम को रखना, लेकिन सर ये बता दीजिए कि जब तक वोटिंग होती रही, जब तक वोटिंग होती रही तब तक रेट क्यों नहीं बढ़े सर? जब तक वोटिंग होती रही किसी भी राज्य के अंदर तब तक रेट क्यों नहीं बढ़े? देखिए जी, आप ये सवाल उनकी स्वायत्तता है कंपनियों की, उनसे पूछें। हमने किसी भी कंपनी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला हुआ, यही काम कांग्रेस भी करती थी, कांग्रेस ने भी उसको फ्री करा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ढींगरा साहब का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें कि आईपीएल जगत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, क्रिकेट पर कोरोना की जो मार है वो लगातार देखने को मिल रही है। इस बीच ये बड़ी खबर, बीसीसीआई का बड़ा फैसला सामने आया है। इस बीच ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बढ़ते संक्रमण के बीच में कोरोना के चलते आईपीएल को सस्पेंड करने का जो फैसला किया गया है, बीसीसीआई ने यह फैसला किया है। 2 और खिलाड़ी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद बीसीसीआई ने ये बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आपको बताएं कि रिद्धिमान साहा और अमित मिश्रा कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के कारण जो मैच है वो टाल दिए गए हैं। इस बीच ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि देश में लगातार जो आंकड़े हैं, बीते 7 दिनों से लगातार 3.5 लाख से ज्यादा संक्रमित सामने आ रहे हैं। इस बीच आईपीएल का जो मैच था वो चल रहा था, लेकिन अब ये टालने की बात कही गई है। बीसीसीआई के द्वारा ये कहा गया है कि इसको आगे बढ़ा दिया गया है, इसको रद्द करने का यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 और खिलाड़ी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले 2 और खिलाड़ी जो संक्रमित पाए गए थे, यानी कि कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले की आपको बता दें कि इससे पहले बाकी कई ऐसे खिलाड़ी थे जिन लोगों ने चलते कोरोना की वजह से मैच को छोड़ने का फैसला लिया था। और लगातार चर्चा जारी है, फिर से चर्चा का रुख करते हैं और सीधा ढींगरा साहब में रुख आपका करना चाहूंगा। क्या सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है? कह रहा हूँ सरकार अपनी खीज मिटा रही है, कह रही है कि कांग्रेस के टाइम भी ऐसा होता था। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, कांग्रेस के टाइम पे पेट्रोल डीजल की कीमतों में कभी बढ़ोतरी इस तरह से नहीं हुई कि हर रोज रात के टाइम पे 15 पैसे 20 पैसे बढ़ा दिया जाए, इस तरह से नहीं होता रहा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्रूड ऑयल की कीमतें उस समय 120 140 थी, तब भी रेट इतना नहीं था जितना इस समय क्रूड ऑयल का रेट आधा होने से इतना हो चुका। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हम 15 देश के अंदर पेट्रोल और डीजल सप्लाई कर रहे हैं, इस समय भारत कर रहा है और वो 50 रुपए से नीचे की कीमत पे कर रहा है। और आज हम जो है, जब हम दूसरे देशों को 50 रुपए की कीमत से नीचे सप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे देशवासियों ने क्या गलती करी है भाजपा को वोट देकर कि उनको रेट जो है 90 रुपए के राउंड मिल रहा है। ये विषय है और विषय बड़ा गंभीर है। इस विषय के ऊपर बातचीत करने से मलिक साहब गुरेज कर रहे हैं और अपनी खीज मिटाने के लिए देशों के मुख्यमंत्रियों को बोलूंगा पश्चिम बंगाल की तरफ लेके जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, 1 मिनट सुन लीजिए, सुनिए, आप बोलते रहे, मैं चुप करके सुनता रहा। आप सुनिए मेरी बात, मेरे बीच में मत बोल रहे, आप सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि इस समय पेट्रोल और डीजल का विषय
आम आदमी के ऊपर कोरोना काल के अंदर उनके जेब में पैसा नहीं है, उनकी जेब से पैसा 200% टैक्स निकाल कर सरकारें निकाल रही है, और उसमें भाजपा का 200% टैक्स लगाना सबसे बड़ा विषय है। और ये विषय जो है बहुत गंभीर विषय है। आप इस बात को समझे, 180% सेंटर का टैक्स है और बाकी के टैक्स स्टेटों के हैं, और 180% जो सेंटर का टैक्स है इसको हटाना चाहिए। आज बात करिए मलिक साहब, रुकिए। मलिक साहब पूरा कमेंट तो उनका सर करने दीजिए, एक भी कमेंट उनका पूरा नहीं हो पाया। ढींगरा साहब अपनी बात पूरी करें। देखिए, ये वही बात कर रहे हैं, ये बार बार एक चीज को क्लियर नहीं करने दे रहे और बीच में बोल के उसको डीरेल करना चाहते हैं। जी जी। इस समय इशू दूसरा है और बड़ा गंभीर इशू है। जी जी। लोगों की जेब के अंदर पैसा नहीं है और 200% टैक्स निकालकर लोगों की जेब से पैसा सरकारें निकाल रही हैं, और ये विषय है बेसिकली। इसकी फौरी तौर पे इसको जीएसटी के दायरे में सरकार लेके आए, इसको जीएसटी के दायरे में सरकार लेके आए, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को इसके लिए फौरी तौर पे लेके आए, तब जो लोगों की जान बचेगी। लोगों की जान जो है वो इस समय आप बात कर रहे हुई है। हैं, आप बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में मलिक साहब ने भी कहा है कि आप अपने जो राज्य है वहां पर आप कम करवाइए, बाकी राज्यों में ये भी बात करेंगे अपने। मैं आपको कह रहा हूँ 180% सेंटर का टैक्स है, 200 में से 180% जीएसटी में लेके आए। जीएसटी में लेके आएंगे तो आधा आधा हो जाएगा। जीएसटी में लेके आए, सेंटर सरकार उसको जीएसटी में लेके आए, अपने आप आधा स्टेट का हो जाएगा, आधा सेंटर का हो जाएगा। इसको क्यों नहीं लाते? ढींगरा साहब, राहुल जी तो सुनते पढ़ते हैं नहीं, आप तो पढ़े लिखे। अरे राहुल जी को छोड़ो, मोदी जी भी नहीं पढ़ते। मोदी जी को मालूम नहीं है लोगों का हाल। ठीक है, मोदी जी को मालूम नहीं है लोगों का हाल, तभी वहां पश्चिम बंगाल से लोगों ने निकाल दिया उनको। अब मलिक साहब जवाब दे रहे हैं, उनकी बात भी सुन लीजिए, वो भी तथ्य कुछ रख रहे हैं। जी मलिक साहब। देखिए, इस पूरे प्रणाली के अंदर लगभग 33 से 34 रुपए, 33.5 रुपए करीब सरकार का, केंद्र सरकार का टैक्स जी, बाकी सब प्रदेशों के टैक्स जी। पेट्रोल की कीमत है उनके मार्जिन है। ढींगरा साहब ध्यान से सुनना, 14 आप मुझे 100% टैक्स बता दीजिए कौन सी स्टेट का है आपके हिसाब से? कीमत है, एक मिनट, आपके हिसाब से कीमत है, सेंटर का टैक्स 66 हो गया, और बाकी 33 जो है वो किस स्टेट का टैक्स है वो बता दीजिए। अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं, उनका जवाब भी पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद में रुख आप ही का करूंगा। ढींगरा साहब, अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं। 33 रुपए का जो केंद्र का टैक्स है, उसमें से 14 फाइनेंस कमीशन के लागू करने के बाद 42%, उस 33% का 42% वापस स्टेट में जाता है, तो लगभग 18 रुपए के करीब सरकार के पास बचता है, केंद्र सरकार के पास, जो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार वापस देश में वापस लगाती है। अगर ये गलत हो तो आप मेरे को बोलें, झूठ है। अगर ये गलत नहीं है, आप मेरे को प्रूव करके बताइए। आप राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ तीनों में जाइए, वहां से ये समझिए कि केंद्र के पास कितना जाता है। सर आखिरी कमेंट जीएसटी के दायरे को लेके सर, आखिरी कमेंट सर। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो टैक्स है ये गलत तथ्य पेश हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर सवाल उठ रहा है। सर, जीएसटी काउंसिल इस पर निर्णय करती है, और बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रदेशों को जीएसटी में, कांग्रेस के 3 प्रदेश है ना, वहाँ के मुख्यमंत्री भेजे, महाराष्ट्र के अंदर। ढींगरा साहब आखिरी कमेंट 10 सेकंड आपके पास। ढींगरा साहब आखिरी कमेंट 10 सेकंड। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को फौरी तौर पे लाए, उसके बीच में सेंटर का टैक्स भी आएगा, स्टेट का भी आएगा, और फौरी तौर पे। आज जो हालात है देश की, सर समय की कमी के चलते मैं आप दोनों मेहमानों को बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया और इस मुद्दे को लेकर चर्चा की। लेकिन इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी बाकी मुद्दों का रुख करते हैं। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। दिल्ली विखे स्थित
नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी अडोलता दा प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार में संपूर्ण बंदी हो चुकी है। जी हां, बिहार में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि कैबिनेट के प्रस्ताव पर हमने आज लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है और लॉकडाउन की विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके कहा कि कल सहयोगी मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद में बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके विस्तृत मार्ग आपको बताएं कि इसकी जुड़ी हुई तमाम जो निर्देश है वो भी जारी करने की बात कही गई है और अन्य जो गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने हेतु निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको यह भी बताते चले कि बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेलगाम होती नजर आ रही है। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी के कई मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए बिहार सरकार पर लॉकडाउन लगाने का जो दबाव लगातार बढ़ रहा था, पटना हाई कोर्ट ने भी सरकार से पूछा था कि वो लॉकडाउन लगाएगी या हम कोई फैसला लें। तो आपको बता दें कि बिहार में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है और बढ़ते संक्रमण के बीच में यह फैसला बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। इस दौरान विशेष सुविधाओं के लिए ही, यानी कि जो इमरजेंसी में जो लोग लगे हैं उन्हीं लोगों को छूट होगी, इसके अलावा किसी को भी बाहर जाने की छूट नहीं मिलेगी। इसके साथ ही कुछ निर्देश हैं जो पहले से ज्यादा सख्ती के साथ जारी किए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा। और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि ना सिर्फ बिहार बल्कि और राज्यों की भी अगर हम बात करें, उन राज्यों में भी लगातार लॉकडाउन बढ़ाने की जो मांग बढ़ रही है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी ट्वीट करके केंद्र सरकार से भी लॉकडाउन लगाने की बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि और देरी लोगों की जान ले रही है। और बिहार में लगे इस लॉकडाउन को लेकर ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए राकेश पांडे हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। राकेश पांडे जी, बिहार में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है, क्या कुछ आप कहेंगे? पहला कमेंट। बिहार में लॉकडाउन स्वागत करते हैं हम लोग। बिहार में पहले भी माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी से बीजेपी लगातार आग्रह करती आ रही थी। बिहार के जनमानस के लिए इस कोरोना का संक्रमण का जो चयन था, उस चयन को ब्रेक करने के लिए एकमात्र जो बिहार में लॉकडाउन लागू करने का ही था। इसलिए माननीय मुखिया जी ने बिहार की जनता के लिए, बिहार की जनमानस के हित के लिए जो फैसला लिया है, ये का स्वागत योग्य है और इसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। और बिहार के तमाम जो भी लोग हैं, सब लोग इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि इस कोरोना का चयन का एकमात्र तरीका है कि आप मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी मेंटेन करें और आप हाथों को सैनिटाइज करें, बार बार हाथों को धोएं और लॉकडाउन ही एकमात्र है। क्योंकि किसी भी तरह का कड़ाई से पालन कराने में डीएम, हर जिले के डीएम जिला अधिकारी को आदेश था। 2 दिन का उन्होंने सैटरडे और संडे को, बहुत ऐसे जिले थे जिस जिले में सैटरडे संडे का लॉकडाउन भी था, लेकिन इस लॉकडाउन से ये जो आपदा प्रबंधन से उन्होंने मीटिंग की, उस मीटिंग के आधार पे ये पता चला कि भाई लॉकडाउन ही एक मात्र है। आईआईएम के डॉक्टर एसोसिएशन ने भी बिहार के
मांग किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, और तमाम जनमानस ने ये मांग कर रहा था लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से। और नीतीश जी मुखिया यहाँ के जो है वो बहुत ही सुलझे हुए हैं। वो पहले यहाँ के आम गरीब गुरबा का ख्याल रखते हुए उन्होंने श्रृंखलाबद्ध तरीके से पहले उन्होंने रात्रि कर्फ्यू लगाई, फिर 4 बजे से किया, फिर इस तरह का संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया कि 11 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए और संपूर्ण लॉकडाउन है। पूरे जिला अधिकारियों को आदेश है, वहाँ के प्रशासन को आदेश है कि संपूर्ण का मतलब संपूर्ण लॉकडाउन है, किसी भी तरह का कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगा। और यहाँ का जनमानस की रक्षा करना एकमात्र उद्देश्य है कि यहाँ किसी तरह से ये जो रोज का रिपोर्ट है जो हमारा कोरोना संक्रमितों का संख्या वो कम है, इसके लिए लॉकडाउन बहुत जरूरी है। बिल्कुल राकेश जी, अच्छा लग रहा है कि आप मास्क लगा करके बैठे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बिहार से थोड़ा बाहर भी ले जाना चाहता हूं। आपके आसपास के जो राज्य हैं, खासतौर पर कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि पूरे देश में लॉकडाउन लगना चाहिए और लॉकडाउन लगाने में जितनी देरी हो रही है उतनी ही लोगों की जान जा रही है। उस पर भी एक कॉमेंट। निश्चित रूप से देखिए, बिहार के बाहर के जो भी प्रदेश हैं, आप मीडिया के माध्यम से आप लोग भी अवगत करा रहे हैं और आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, ये बड़ा ही स्वागत योग है। और आज के डेट में मुझे लगता है कि बिहार के बाहर भी जहां भी है वहां की सरकारें इस तरह की व्यवस्था कर रही है और लॉकडाउन कर रही थी। वहां पूर्व के काल में भी इन लोगों ने उठापटक की स्थिति पैदा करती थी। जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया था, इन्होंने कहा था कि लॉकडाउन बेईमानी थी। बिल्कुल। तो आज राहुल जी दो भाषा का प्रयोग करते हैं, कांग्रेस के लोग दो तरीके का प्रयोग करते हैं कि जब आप आगे फ्रंट पर आके जनता के जनमानस की रक्षा के लिए आगे कोई कदम उठाते हैं, भारत का मुखिया कोई कदम उठाता है, भारत का प्रधानमंत्री ये आलोचना करते हैं और आज इसी चीज को फिर कहते हैं कि आप लॉकडाउन लगाओ। तो आज हर प्रदेशों में लॉकडाउन की कमोबेश स्थिति आप लोगों के माध्यम से हमें भी जानकारी होती है और बड़ा खुशी होता है कि हर प्रदेश में मोटा मोटी लॉकडाउन लगा हुआ है। और केंद्र भी इस पे समीक्षा बैठक कर रही है, लगातार सीएमओ से बैठक कर रही है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बातें कर रही है और हर पहलू पे केंद्र विचार कर रही है, क्योंकि भारत का ये संक्रमण का चयन दोबारा आया है और पिछले काल में जो हुआ उसके अर्थव्यवस्था पे भी काफी चोट पहुंची है। सारी चीजों को ख्याल रखना पड़ता है। जनमानस को रोटी कैसे नसीब सिर्फ एकमात्र विकल्प नहीं है कि आज राहुल बाबा कहें और कल आके वो अपना काम कर रहे हैं, बहुत स्वागत योग है। लेकिन आज हमारा और आपका समन्वय जो है उस आधार पे एक डिसीजन होना चाहिए कि जनमानस गरीब गुरबा जो खेत खलिहान तक पहुंचा वो किस तरह से रोटी उसकी मिलेगी। बिल्कुल। तो ये सारी विषयों का आकलन जो घर का मुखिया होता है उसी तरह जो देश का मुखिया है वो करता है, प्रदेश का मुखिया भी करता है। नीतीश जी के बहुत सारे लोगों ने आलोचना कर रहे थे, लेकिन नीतीश जी जो स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे थे मुखिया के नाते, तो काफी स्वागत योग था। और आज उन्होंने अंततः ये फैसला लिया है कि 15 दिनों का लॉकडाउन संपूर्ण रहेगा, ये स्वागत योग है। ठीक है, हमारे साथ भाई अरुण कुमार जी भी जुड़ चुके हैं आरजेडी से। आपका भी बहुत 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 स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। अरुण जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? लॉकडाउन का बड़ा फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, किस तरीके से इस फैसले को देख रहे हैं आप? फैसला लिया गया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्वीट से जानकारी मिली है जी, परंतु ये जो फैसला लिया गया ये हाई कोर्ट के फटकार और हाई कोर्ट के द्वारा कड़ी टिप्पणी करने के बाद लिया गया। बिल्कुल समझिए ना, तो इसके कारण इसमें मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता इसमें हम नहीं कहेंगे, इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि ये माननीय उच्च न्यायालय के जो दूरदर्शी निर्देश है उसके आलोक में जो फैसला लिया गया है वह स्वागत योग्य है और जनहित में जरूरी था। अगर नीतीश कुमार इस जो संक्रमण काल को अगर ठीक ढंग से हैंडल कर दिए होते तो लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं होती। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि आज जो बिहार की स्थिति है वो बद से बदतर है। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं, न अस्पताल फंक्शनेबल है, न आपका कोई भी संस्था फंक्शनेबल है, कोई काम नहीं कर रहा है। इससे अच्छा है कि आप लॉकडाउन लगा दीजिए और जनता घर में रहे, सुरक्षित रहे। मैं हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में लिए गए इस फैसले का स्वागत करता हूं। लेकिन अरुण जी, एक बात हम समझने की कोशिश करें कि हमने देखा पिछली बार क्या स्थिति रही थी, क्या इस बार आपका सहयोग मिल पाएगा? आप सहयोग करेंगे सरकार के साथ जो निर्देश उन्होंने दिए हैं, जिस तरीके से सहयोग की अपील की है? देखिए, सहयोग आम जनता, आम पब्लिक सभी लोग सहयोग देंगे, जिसमें माने कह तो रहे हैं कि सुप्रीम हाई कोर्ट के निर्देश
वो कौन अथी कर सकता है। हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश विद्वान न्यायाधीश ने कुछ सोच समझकर ही लॉकडाउन लगाने के लिए केंद्र राज्य सरकार और केंद्र सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है सुनवाई की। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी सलाह दी है। बिल्कुल जी जी, पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है। तो सिर्फ लॉकडाउन लगाने से नहीं होगा जी, लॉकडाउन लगाने के बाद ये भी कहा है माननीय उच्च न्यायालय ने कि जो गरीब लोग हैं उसको खाने पीने की व्यवस्था कैसे किया जाए उसकी भी व्यवस्था। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार गरीबों को खाना पीना मिल रहा है कि नहीं, गरीब कैसे जिएगा उसकी भी व्यवस्था सरकार को ही करनी पड़ेगी। तो सरकार इसकी भी व्यवस्था घोषणा करे कि कैसे वो लॉकडाउन लगाकर गरीबों को जिंदा रखेगी। ठीक है, हमारे साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं राकेश जी मैं एक बार फिर से आपका रुख करता हूं, एक बात और समझने की कोशिश करता हूं कि ये जो फैसला था, देरी हो चुकी है इस फैसले में, फटकार के बाद आपको मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। और तीसरा पॉइंट ये कि जो लोग हैं, खासतौर पे वो लोग जो हर रोज कमाने और खाने वाले लोग हैं, उन्हें किसी तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये आप लोग विश्वास में ले लेंगे लोगों को। सर 3 कमेंट। निश्चित रूप से मोहित जी, विपक्ष का काम होता है हर विषय का विपक्ष अपने तरीके से देखता है और इसमें अपना माइलेज लेने का भी वो प्रयास करता है। लेकिन मेरा मानना है कि हाई कोर्ट का जो फटकार के कारण नहीं हुआ है, केंद्र और प्रदेश की सरकार को वो अधिकार होता है। आज यदि उनकी भी सरकार होती तो सरकार का फैसला है, ना कि हाई कोर्ट का फैसला है। और मैं आपको दूसरी बात, हाई कोर्ट ने सर ये कहा है कि आप कोई फैसला ले रहे हैं या हमें मजबूरी में कोई फैसला लेना होगा, ये कहा है हाई कोर्ट ने। निश्चित रूप से मोहित जी, हर प्रदेश के जो वहाँ का जो हाई कोर्ट है वो इस कोरोना काल में इन्वॉल्व है जी। और इसमें प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है वो निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार उस व्यवस्था को चलाती है और उस सरकार का ये फैसला है। और दूसरा पक्ष जो आपने बोला कि गरीब का खाने के लिए, तो अभी मई महीने में जो भी राशन कार्ड होल्डर हैं उनको राशन फ्री वितरण करने का आदेश दे दिया गया। और दूसरा, हर प्रत्येक जिले के जिला अधिकारी को यह आदेश कर दिया गया है कि वहाँ पे जो आप किचन, सामूहिक किचन का निर्माण करें। और सामूहिक किचन वो नीचे स्तर तक है, नहीं किसी जिला स्तर तक है। जिला अधिकारी को यह आदेशित है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर ये सामूहिक किचन का निर्माण करके और उसमें कल से उस कार्यक्रम में लगा देना है कि जो गरीब गुरबा है वो सुबह शाम आके खाना खाए। और हर व्यवस्था पे पैनी नजर है। ये सिर्फ विधवा विलाप करने से नहीं होगा। आज ये बिहार की ये व्यवस्था नहीं है, ये आज जनमानस पूरे विश्व की ये कोरोना संक्रमित से व्यवस्था है और पूरे देश का है। इसमें हाथ आगे करके और मित्रता धर्म निभाते हुए सहयोगी की भूमिका की तरह, जैसे आप विपक्ष में हैं तो आप आगे बड़े भाई की भूमिका अदा कीजिए। चलिए, हम लोग ही मानते हैं कि हम लोग छोटे भाई हैं, लेकिन आप बड़े भाई का भूमिका अदा कीजिए और प्रत्येक गांव में चिन्हित कीजिए, प्रत्येक मंडल तक चिन्हित कीजिए कौन गरीब है और वहाँ खा रहा है कि नहीं खा रहा है। इसमें आप अपने वॉलंटियर्स को भी लगाइए। बीजेपी अपने वॉलंटियर्स को लगातार लगाए हुए है। आप लोग को पता होगा कि युवा मोर्चा ने अपना बीजेपी भी लगा लेगी, आरजेडी भी लगा लेगी, सरकार भी कुछ करेगी। सर वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर ऑपरेटर नहीं है, आपके तो बड़े नेता चले गए इस वजह से। नहीं, आपके तो बड़े नेता, हमें बड़ा दुख होता है जब ये नाम भी नहीं ले सकते, इस तरह की स्थिति हो जाती है। नहीं, निश्चित रूप से जब जिला अधिकारी को निश्चित रूप से आदेशित किया गया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी गरीब गुरबा वहाँ भूखा ना रहे, उसके लिए आपको सामूहिक किचन का निर्माण करने के लिए आदेशित किया गया। आप पूरा बात नहीं समझ पाए जी, क्योंकि उसके जिला अधिकारी को आदेशित किया गया। सीएम के तरफ से यह आदेश है स्पष्ट कि उस जिले के अंतर्गत जिला अधिकारी चिन्हित करके आप रसोई का निर्माण कराएं और वह सामूहिक रसोई बने, सामूहिक किचन हो और उस किचन में गरीब गुरबा को चिन्हित करके खिलाने का काम किया जाए। ये आदेश है, ये कोई मौखिक घोषणा नहीं है, ये आदेश है। तो इस आदेश का प्रतिपालन करने में इनको भी अपने वॉलंटियर्स को लगाना चाहिए, जैसे बीजेपी ने लगा रखा है, जेडीयू ने लगा रखा है। इनको ये राजनीतिक दलों के अपने हिसाब से करेंगी, ठीक है, अपना अपना सहयोग करें, लेकिन सरकार का ये काम है। लेकिन अरुण जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, अरुण जी मैं रुख आपका करना चाहूंगा और सवाल ये होगा कि क्या लग रहा है कि कैसे अब बिहार को इस मुसीबत से निकाला जा सकता है? बिहार को मुसीबत से निकालने के लिए सरकार को कमर कसनी होगी, सिर्फ लफाजी नहीं करना होगा। लफाजी करके बिहार को मुसीबत से नहीं निकाला जा सकता है, उसमें काम करना होगा, मिलजुल करके बैठ करके नेता
प्रतिपक्ष। ठीक अरुण जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। एक छोटे से कॉमेंट, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के उस पार में आपका पूरा कमेंट करूंगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਤਿਗੁਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨੀਲ ਖੇਤ ਰੋਡ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, साथ में ये कि किस तरीके से बिहार को इस मुसीबत से निकाला जाए। देखिए, बिहार को मुसीबत से निकालने के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि सभी लोगों को मिल बैठ करके इस महामारी में एक साथ काम करने की जरूरत है और सब लोग मिल बैठ करके एक साथ काम करेंगे तो बिहार को मुश्किल से निकालना आसान सी बात है। सबसे पहले सरकार प्रतिपक्ष के नेता को विश्वास में लेना चाहिए और उनके सुझाव पर भी अमल करना चाहिए। लेकिन जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो नेता प्रतिपक्ष ने जो सुझाव दिया उस पर राज्य सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। तो जब तक आप अभी कह रहे थे कि राजद बड़ा भाई है तो बड़ा भाई को जब सम्मान नहीं दीजिएगा बड़ा भाई के लिए तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि राज्य में अमन। बड़ा भाई का तो सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। घर में भी बड़ा भाई, बड़ा पिताजी, सभी लोगों को अगर सुझाव लेकर के नहीं चलिएगा तो आने वाला समय में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है राकेश जी, बड़े भाई की सलाह वो दे रहे हैं, आप सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे। सर्वदलीय बैठक में जो उन्होंने अपनी बातें कही वो मानी नहीं गई हैं। नहीं, देखिए अरुण जी को शायद इस बात का ज्ञात नहीं है। इस सर्वदलीय बैठक में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भी ये मांग किया था कि हम लोग, लेकिन जब बिहार का प्रदेश का हमारी गठबंधन की सरकार है और हम लोग सरकार के एक अंग है, लेकिन जब हम लोगों ने भी मांग किया था, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने ये मांग किया था माननीय संजय जायसवाल जी ने कि आप लॉकडाउन लगाइए, एक विकल्प, यही एक विकल्प है। लेकिन जब माननीय मुखिया इस प्रदेश का जब मुखिया कोई बात लेता है, विषय को समझता है और उस पर जब डिसीजन लेता है तो इन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जब हम लोग उनके साथ हैं तो आप इस कोरोना के आपाधापी में आप राजनीति मत कीजिए। आपको बड़े भाई बनने का, यदि बड़े भाई का आप मानसिकता रखते हैं कि हम बड़े भाई हैं तो बड़े भाई के तरीके से आप उसका सम्मान का पालन भी कीजिए कि छोटा भाई क्या कर रहा नहीं कर। और ऐसे भी प्रदेश में आप, सरकार हमारी है तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि हर लोगों से बात, हम लोगों ने हर सर्वदलीय बैठक में हर लोगों का सुझाव लिया। सुझाव लेने का मतलब नहीं है कि इनकी सरकार होती तो उसी दिन इम्प्लीमेंट हो जाता।
सरकार सुझाव लेना एक दूसरा पक्ष है, उस पे पूरी शासन और प्रशासन का रजामंदी बनाना, ये इनकी भी सरकार 15 साल थी, तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष के लोगों का राय लेकर उसी दिन से उसको इम्प्लीमेंट कर देते थे। ये सिर्फ डफली बजाने का काम कर रहे हैं, उस डफली बजाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ विधवा विलाप नहीं करना, यहाँ समाज की जनता ने जो इनको वोट दिया है, जाति पाति से ऊपर उठ के इनको जो वोट दिया है, हर जाति के लोगों ने इनको वोट दिया है, उस जाति के लिए आप नहीं, आप वहाँ बिहार की जनमानस के लिए आगे आइए, बिहार के जनमानस को आप साबित कीजिए कि बड़े भाई हैं। ऐसे कहने से थोड़ी हो जाएगा कि बड़े भाई हैं। आप क्या कर रहे हैं कोरोना कालखंड में, ये आप अपने बिहार की जनमानस को साबित करके तो दिखाइए। नेता प्रतिपक्ष तो हर प्रदेश में है। नहीं राकेश जी, वो क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकार क्या कर रही है। हमने देखा उनका ट्वीट, वो किस तरीके से कह रहे थे, मैं असहाय महसूस कर रहा हूं, मैं लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूं, इस तरह की जो स्थिति पैदा हो चुकी है। लेकिन राकेश जी, ये पिछली बार भी हमने देखा, इस बार भी हमने देखा कि अब बिहार, उत्तर प्रदेश, ये दो ऐसे राज्य हैं जो पूरे देश में यहाँ के जो लोग बटे हुए हैं, वहां पर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, नौकरी पेशे के लोग हैं, उन लोगों को ऐसी स्थिति में वापस आना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए सर कोई खास व्यवस्था, कोई ऐसी चीज की इस तरह की स्थिति पैदा ना हो, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम रोजगार की व्यवस्था यही करने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित रूप से हमारे मुखिया ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि नरेगा के माध्यम से जो भी मजदूर गांव गिराव में लौटेगा, उस गांव गिराव में नरेगा के माध्यम से उनको न्यूनतम जो उनका रोजगार की गारंटी होगी वो गारंटी दी जा रही है। और वो जिला अधिकारी को मैं बार बार बता रहा हूँ कि गाइडलाइन आप निकाल के एक बार पढ़ लीजिए कि जिला अधिकारी को निर्देशित है, और शहरी योजना के अंतर्गत शहर में जो भी मजदूर हैं उनकी भी मजदूरी का न्यूनतम जो गारंटी है उन मजदूरी का, कि उनका घर चले, उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, हमारी सरकार कटिबद्ध है कि हम गरीब के चूल्हा कैसे जलाएं, वो तो हमारी सरकार की प्राथमिकता है ना। तो सरकार इस प्राथमिकता को लेके चल रही है। गरीब के लिए हम लोग रात दिन जगेंगे, और हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के सारे सिपाहियों ने भी, हर प्रत्येक कार्यकर्ता को दिशा निर्देशित किया गया है केंद्र से कि हर 10 लोगों को आप अपने घर से भोजन कराइए, जो कराया जा रहा है। लेकिन ये लोग तो अपनी भी तो बताएं ये लोग कर क्या रहे हैं। विपक्ष की भूमिका में है, सिर्फ विपक्ष कहने से हो जाएगा कि मैं विपक्ष की भूमिका में हूँ। विपक्ष की भी एक जवाबदेही होती है कि जब कोई ऐसी आपदा आ जाती है प्रदेश में या राष्ट्र में, तो उस आपदा में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उस हिस्सा का निर्माण करते हैं। विपक्ष की भूमिका में अरुण जी, आप अपनी बात कीजिए, साथ में सवाल ये भी होगा कि आपको क्या लग रहा है कि रोजगार की व्यवस्था हो तो कम से कम पलायन जैसी जो दुखदायी तस्वीरें हम देखते हैं वो नहीं आए। जी देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण सरकार, समझ गए ना, कि विधवा विलाप मत करिए। विधवा विलाप का अर्थ भी अगर ये पांडे जी नहीं समझ रहे हैं, विधवा विलाप उसको कहते हैं कि सत्ता में रहकर उनकी बातों को नहीं माना जाए, तब ये विधवा विलाप तो ये खुद अपने कह रहे हैं, सत्ता में भी हैं और कह रहे हैं कि हमारी बात को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो बात कहा उसको नहीं माना गया, तो अब क्यों सरकार से अलग न हो जाइए। आप इतना बात बोल रहे हैं, और जहाँ तक राकेश जी आपने पूरी बात कही, अब जवाब ले लीजिए। अरुण जी जवाब दे रहे हैं। जी अरुण जी। हाँ, तो हमारे कहने का मतलब, इनको प्रतिपक्ष क्या कर रहा है, प्रतिपक्ष की भूमिका इनको संविधान में मालूम है कि प्रतिपक्ष का भूमिका, प्रतिपक्ष क्या करेगी। आपका अगर सरकार कर रही है तो सरकार जो कर रही है उसमें प्रतिपक्ष की भूमिका ही नहीं है। सरकार का मतलब क्या कि भारतीय जनता पार्टी, सरकार का मतलब क्या कि जनता दल यू। सरकार होती है और जो राजनीतिक दल के नेता के द्वारा संचालित होता है, जो सत्ता में आती है। तो सत्ता में अभी आप बैठे हुए हैं, हम लोग विरोध में है, तो विरोधी दल का नेता का काम है कि आपके कुकर्मों को जनता के सामने उजागर। अरुण जी, उन्होंने कहा कि जो सरकार का काम है वो चल रहा है, वो अपने लेवल पर भी लोगों को कोशिश कर रहे हैं, पेट भरने की, लोगों को खाना खिलाने की। आरजेडी किस तरीके से सहयोग कर रही है? कोरोना हर व्यक्ति को है और समाज का हर व्यक्ति को है। कोरोना कोई जाति पाति पूछ के नहीं होता है। कोरोना आपको आरजेडी और बीजेपी पूछ के नहीं आता है। आपके जो राज्य में जो गरीब मर रहा है कि नहीं मर रहा है, ये सब देखना पड़ेगा ना। इसका आप लोग भी
विधवा विलाप करते हैं, हर विषय पे आप लोग विधवा विलाप करने का काम करते हैं। अरे विधवा विलाप तो आप कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारा बातें नहीं मानता। आपका बात पिछले कोरोना काल में दिल्ली में बैठे हुए थे, दिल्ली अरे से आप जब यहाँ की जनता ने ढूंढने लगा। अरुण जी, अभी इस्तीफे का वक्त नहीं है, अभी तो सहयोग का वक्त है कि आप भी सहयोग दे रहे हैं। समाज का एक एक शख्स जो कुछ भी कर सकता है उसे इस वक्त अपनी मदद करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि स्थिति को बेहतर किया जा सके। अरुण जी ने अपनी बात कह ली। राकेश जी, मैं आपका रुख करता हूं। राकेश जी, पलायन की स्थिति बहुत होती है। हम तस्वीरें देख रहे हैं कि दिल्ली से लोग आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से चल रहे हैं और भी मुंबई से चल रहे हैं, अलग अलग जगहों से हम देख रहे हैं। क्या परिवहन की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से ऐसे ही चलती रहेगी? उन लोगों के पलायन करके जो लोग आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की स्थिति का सामना ना करना पड़े, परेशानी का सामना ना करना पड़े? नहीं, निश्चित रूप से उनके क्वारंटाइन सेंटर का भी निर्माण किया गया है और हर चीजों का एक व्यवस्था बनाकर उस तरह से काम किया जाता है। ठीक, जब आप किसी ऐसी आपदा में किसी को अचानक कोई आ जाता है, आपके घर में यदि बारात आती है और आप 200 लोगों का भोजन बनाते हैं और 1000 लोग आ जाता है तो क्या स्थिति होती है? ये आपदा है। अपील लोगों से सर। राकेश जी, आखिर कमेंट आपका 10 सेकंड। आपदा ही रहने दीजिए और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और एक दूसरे का हाथ पकड़ के थामिए और जनता को बचाइए। बिल्कुल, यहाँ सरकार बचाने और बिगाड़ने से आपका कुछ नहीं होने जाना। जनता को बचाने के लिए आपका भी जो कर्तव्य है, आप क्षेत्र में जाइए, जनता के बीच में आखिरी कमेंट आपका 10 सेकंड की अपील आप करेंगे। जनता घर में रहे, सुरक्षित रहे, जो जहाँ है वहीं रहे और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, यही है। और सरकार से निवेदन है कि वे गरीबों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, ठीक ढंग से शुद्ध पानी उपलब्ध हो और खाना गरीबों को, भूखा कोई नहीं मरे, भूखा कोई नहीं रहना चाहिए। जो सरकार के काम है वो जरूर सरकार को करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बिहार में लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से लोगों की मदद हो पाएगी और क्या लॉकडाउन से अब कोरोना वहां पर डाउन पड़ता नजर आएगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।